हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो अपन देख रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। कई लोग इसको थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी बोलते हैं। तो पहले तो ये है क्या, देखिए मैं आपको बताऊं कि एक फर्म जो है जब गुड्स को बेचती है, सर्विसेज को बेचती है तो रेवेन्यू गेट करती है। वो इस रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करती है किन में? अपने फैक्टर्स में, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर के अंदर। इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही इसको थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। और क्योंकि सभी फैक्टर्स को अपनी अपनी प्राइसेस मिलती हैं, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है उसका प्रॉफिट, इसलिए इसको थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग भी कहते हैं कि आपने फैक्टर्स को उनकी प्राइस दी है, या फिर इसको तो उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। और आपने रेवेन्यू को सभी फैक्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कई लोग इसको रेजिडुअल थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि होता क्या कि रेवेन्यू में से रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट देने के बाद जो बचता है उसको प्रॉफिट कहा जाता है, और ये प्रॉफिट हम एंटरप्रेन्योर को देते हैं, तो इसको कई लोग रेजिडुअल थ्योरी भी बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू चैपमैन इसकी डेफिनेशन एक दी गई, द इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट्स फॉर द शेयरिंग ऑफ वेल्थ प्रोड्यूस बाय एन कम्युनिटी। एक कम्युनिटी ने जो वेल्थ प्रोड्यूस की उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग द एजेंट्स जो फैक्टर्स हैं, और द ओनर ऑफ द एजेंट्स, मतलब वही फैक्टर्स के ओनर, विच हैव बीन एक्टिव इन द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में एक्टिव थे, वही लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये चैपमैन ने डेफिनेशन दी थी। डिस्ट्रीब्यूशन भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है फंक्शनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है इंडिविजुअल्स के बीच में, सही है, और फंक्शनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन अपन अगले किसी लेक्चर में करेंगे। तो नॉर्मली यदि आप किसी का प्राइस डिटर्मिनेशन सीख रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि सर ये डिमांड है, ये आपका सप्लाई कर्व है, जहां डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ई पॉइंट पे, वही आपका प्राइस और क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या कमोडिटी के अंदर तो हो सकता है, बट इट इज फॉर कमोडिटी। फैक्टर नीड सेपरेट थ्योरी। फैक्टर की थ्योरी जो है वो अलग होती है, बिकॉज इन प्रोडक्ट मार्केट सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय मार्जिनल कॉस्ट। जो सप्लाई है वो मार्जिनल कॉस्ट से डिटरमाइंड होती है जब अपन प्रोडक्ट मार्केट का देखते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं भी फैक्टर का, बट इन द फैक्टर मार्केट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द सप्लाई बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि उसकी मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की जा सकती। भैया फैक्टर की मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस कंडीशन में इसकी थ्योरी अलग होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों होता है कि फैक्टर की कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते? एक्चुअली फैक्टर की जो डिमांड होती है ना वो डिराइव्ड डिमांड होती है। भाई इस पेन की डिमांड है, इस पेन की डिमांड होगी तो इसकी बनाने वाली मशीन की डिमांड होगी, तो इसका मतलब मशीन की डिमांड डायरेक्ट नहीं होगी, मशीन की डिमांड डिपेंड करेगी इस पेन की डिमांड पर। इसलिए मशीन की डिमांड यानी फैक्टर की डिमांड जो है वो डिराइव्ड डिमांड है, जबकि कमोडिटी की डिमांड जो है डायरेक्ट डिमांड होती थी। सही है। तो द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी रेडिली एडजस्टेबल या एडजस्टेड एज इन केस ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी है ना सप्लाई तुरंत नहीं हो सकती। अब आपको मशीन मंगानी है तो मशीन कोई तैयार बनी हुई थोड़ी ना मिलेगी आपको ऑर्डर करना पड़ेगा तब वो आपके पास पहुंचेगी। तो इस कंडीशन में जो है फैक्टर की डिमांड जो होती है वो डिराइव्ड डिमांड होती है, जबकि कमोडिटी की डिमांड जो होती है वो डायरेक्ट डिमांड होती है। इसीलिए इसकी प्राइस प्रोडक्ट जैसे तय नहीं की जा सकती। द डिमांड फॉर ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज ए जॉइंट डिमांड। अच्छा, जॉइंट डिमांड होती है, केवल मशीन ही नहीं चाहिए होगी, आपको लैंड भी चाहिए होगी, आपको लेबर भी चाहिए होगी। तो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही, ये नहीं मशीन मंगा लो उसके लिए लैंड और लेबर है ही नहीं, तो ये एक जॉइंट डिमांड है। इसके साथ और भी सारी कई डिमांड जो है वो पूरी करनी पड़ती हैं। तो बिकॉज 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स आर जॉइंटली डिमांडेड, भाई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सभी डिमांड की जाएंगे जब आप नई मशीन लगाओगे। फॉर एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन के एक्ट करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा चीजों को आपको अरेंज करना पड़ेगा, तो ये जॉइंट डिमांड है। सम ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ह्यूमन फैक्टर, नेमली लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। अब लेबर और एंटरप्रेन्योर तो ह्यूमन फैक्टर है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक फैक्टर बट आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। ये केवल पैसे के पीछे नहीं होते, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर है, और ह्यूमन को तो केवल पैसा नहीं। अब आप किसी नौकर को डांट डपट के रखोगे तो आप उसको पैसा दे रहे हो, लेकिन वो हो सकता है कभी भी आपको छोड़ दे, क्योंकि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो आपको छोड़ सकता है। यानी वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर लव अफेक्शन भी देखता है। तो ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन के अंदर इकोनॉमिक फैक्टर के साथ साथ
नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जो हैं इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। जब इन केस ऑफ कमोडिटी प्राइसिंग देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन फैक्टर। अब कमोडिटी की प्राइस है तो वो तो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करेगी, उसके अंदर ह्यूमन फैक्टर कहां से आएगा, दैट्स वाई उसको आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बातें अभी पिछले 1-2 मिनट में बताई वो केवल इसलिए बताई कि कई लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जैसे आप कमोडिटी की प्राइस निकाल देते हैं वैसे ही आपको फैक्टर की भी प्राइस निकाल देनी चाहिए। लेकिन देखो कमोडिटी की प्राइस जो होती है वो सिंगल डिमांड होती है, जबकि फैक्टर की डिमांड जॉइंट डिमांड होती है, और जॉइंट डिमांड के अंदर ह्यूमन फैक्टर भी आ जाते हैं जो कि एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, जबकि कमोडिटी के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसलिए दोनों की प्राइसिंग में फर्क होता है, दोनों के अजम्पशंस में, प्रोसेस में फर्क होता है। तो इसलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो आपको पहले ये नॉलेज होनी जरूरी है कि ये सेपरेट थ्योरी क्यों है। अब इसमें अजम्पशन क्या क्या है, जो अजम्पशन के बेसिस पर अपन को थ्योरी पढ़नी है, अभी सही है गलत वो बात अलग है, ये अजम्पशन के बेसिस पर ही आपको थ्योरी पढ़नी है, यही आगे जाके लिमिटेशंस बन जाएंगी। क्या अजम्पशन क्या है, आइडेंटिकल फैक्टर। ये माना गया कि जितने भी इनपुट्स आप लगाएंगे, जितनी मशीनें लेबर आप लगाएंगे सब होमोजीनियस हैं, एक जैसी हैं। फैक्टर कैन बी सब्स्टिट्यूट, यानी एक मशीन की जगह दूसरी मशीन लगाई जाती है, सब्स्टिट्यूट की जा सकती है, ऐसा मान के चला गया है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मशीनों को, लेबर को आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगी, अजम्पशन है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, LDMU यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो आपका एप्लीकेबल होगा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, वो भी एक इमेजिनरी कंडीशन है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रैशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर जो भी अपने पैसे खर्च करेगा वो सोच समझ के खर्च करेगा, यानी फैक्टर्स में जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो सोच समझ के करेगा, पूरा अपना प्रॉफिट लॉस देखते हुए करेगा। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जिसके बेस पर ये थ्योरी चलेगी। तो इस थ्योरी के शेड्यूल को समझने से पहले जरा सा एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बनाया है। मान लेते हैं आपने लेबर लगा रखी थी 10 फैक्ट्री में काम करने के लिए और टोटल आउटपुट निकल रहा था 100, सही है। अब आपने एक लेबर और बढ़ा दी तो लेबर हो गई 11, एक बढ़ गई, और उससे आउटपुट 100 से 109 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। यानी एक लेबर बढ़ाने से आपका आउटपुट 9 बढ़ गया, तो ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से टोटल प्रोडक्ट में कितना इंक्रीमेंट हुआ, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये फिजिकल है इसलिए इसको मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोला जाता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MPP, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो एक लेबर बढ़ाने से आपका आउटपुट जो है वो 9 बढ़ गया, और मान लेते हैं इस आउटपुट की जो प्राइस है वो 10 रुपये है, तो इसका मतलब 90 रुपये आपका निकल गया वैल्यू ऑफ MPP। ये 9 MPP है और ये जो 90 है ये वैल्यू ऑफ MPP है। तो VMP यानी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का आपका फॉर्मूला बन गया MPP यानी ये 9 इंटू प्राइस यानी 10, तो ये निकल गया 90, दैट इज वैल्यू ऑफ MP। सही है। इस पूरे टॉपिक को अपन एक शेड्यूल की हेल्प से समझते हैं। ये आपकी लेबर है, लेबर आप देख रहे हैं एक एक यूनिट बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल प्रोडक्ट है, यानी जैसे जैसे आप लेबर बढ़ा रहे हैं आपका TP बढ़ता जा रहा है। लेकिन MP देखिए, पहले लेबर से आपका 8 का MP आ रहा था, लेकिन 2 लेबर बनाने के बाद ये 16 नहीं हुआ, 15 ही हुआ, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट कुल मिला के 7 ही बढ़ा। देन फिर 5 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा और फिर आधा ही बढ़ा। यानी लेबर तो आप लगाते जा रहे हो, TP बढ़ रहा है, लेकिन TP बढ़ने का जो स्पीड है वो कम होता जा रहा है, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये TP आपका बढ़ गया लेकिन ये MP आपका कम हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ TP इज कॉल्ड MP। अब प्राइस जो है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस तो हमको फिर एक ही लेना पड़ेगा 10 रुपये, और अगर अपन TP को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका TR निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू। तो 8 इंटू 10 80, 15 इंटू 10 150, 20 इंटू 10 200, ऐसे TR टोटल रेवेन्यू निकल गया। अब टोटल TP का डिफरेंस MP था तो TR का डिफरेंस MRP होगा। ये पहले का 80 से 150 हो गया, 70 बढ़ गया, 150 से 200 हो गया, 50 बढ़ गया, 200 से 230 हो गया, 30 बढ़ गया। इस तरह से MRP आपकी जो है वो आपकी निकल रही है। अब इसको अपन इस डायग्राम शेड्यूल को जो है इस डायग्राम की हेल्प से अपन देखते हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं यहाँ वाई एक्सिस पे हमने लिया है वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी। ये वेज है, वेज हमने कॉमन रखी है, जो स्ट्रेट लाइन है। यूनिट ऑफ लेबर अपन ने यहाँ लिखी है, प्रोडक्टिविटी भी यही है, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आप देख रहे हैं पहले बड़ी, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो लगातार डाउनवर्ड आ रही है आपकी। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति है तो अपन ये मान के चल रहे हैं AW इक्वल्स टू MW, यानी एवरेज वेजेस इक्वल्स टू मार्जिनल वेजेस। ठीक है,
तो मतलब वर्कर को जो वेजेस है वो आपको एक ही देनी है, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब नया वर्कर जो रखोगे उसकी वेज रेट क्या होगी। ये आपका एमआरपी है, लगातार कम हो रहा है। हम यहाँ भी देखते हैं, हम यहाँ भी देखते हैं, हम यहाँ भी देखते हैं। 3 पॉइंट बनाए E1 और E2। पहले E1 देखते हैं। E1 में हम देख रहे हैं कि वेज तो इतनी पे कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी P1 है, तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है वेज से, तो ये तो आपके फायदे की स्थिति है, तो आप और आगे चलोगे। और अगर यहाँ पहले मैं E2 देख रहा हूँ, E2 की कंडीशन में आप देखोगे कि वेजेस तो आप यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी नीचे है, यानी प्रोडक्टिविटी वेजेस जितनी पे कर रहे हो उससे कम है, ये P2 पॉइंट है। तो इक्विलिब्रियम ना तो ये होना चाहिए और ना E1 होना चाहिए, ना E2 होना चाहिए, वो होना चाहिए E क्यों होना चाहिए? यहाँ आपकी जो एमआरपी है और जो वेजेस है वो इक्वल आ गए। देखो यहाँ E पॉइंट पर, यहाँ एमआरपी नीचे है तो ये आपके फायदे की स्थिति नहीं है, यहाँ एमआरपी ज्यादा है तो ये तो फायदे की स्थिति है, तो प्रोडक्शन आगे बढ़ाइए, तो आप यहाँ तक प्रोडक्शन ला सकते हैं। यहाँ प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम कहलाएगा क्योंकि यहाँ एमआरपी और आपका जो वेजेस है वो इक्वल है। तो ये आपकी जो थ्योरी है ये आपकी फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरी कहलाती है कि आप फैक्टर का प्रोडक्शन तब तक बढ़ाते चलिए जब तक कि वो एवरेज और मार्जिनल वेजेस के बराबर ना आ जाए, उससे आगे आप ना जाएं, उससे पहले आप ना रुकें। आपके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होगी जहां एमआरपी और जो वेजेस हैं वो बराबर होंगे। अब चैप्टर तो आपको समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि सर इसके नोट्स, और दूसरी बात ये आती है कि इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं और उनके आंसर कैसे लिखने हैं। तो वो सब डिटेल जो है वो आपको मेरे नोट सेक्शन में ऐप के अंदर मिलेंगी। उसमें मैंने ये सभी जो नोट्स आपको समझाए वो, प्लस इसके प्रिंटेड नोट्स, प्लस इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और उनके क्या क्या आंसर होंगे, वो सब आपको ऐप में अंदर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।